हेलो फ्रेंड्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में आज हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम की, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, किस तरह से ये स्टैब्लिश्ड होती है और उसके बाद में इक्विलिब्रियम आने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो कांस्टेंट हो जाती है और इसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं। ये सब चीजें आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लिया है, दैट इज लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। बच्चों, जब भी इक्विलिब्रियम एक ही केमिकल की दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट के बीच में एस्टेब्लिश होता है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को फिजिकल इक्विलिब्रियम या भौतिक साम्य कहा जाता है। यहां मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मान लीजिए किसी क्लोज कंटेनर में मैंने लिक्विड लिया हुआ है, सपोज मैंने लिक्विड वाटर लिया हुआ है। तो आइए इक्विलिब्रियम स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक क्लोज कंटेनर था, मैंने इस क्लोज कंटेनर के राइट साइड में एक बैरोमीटर जोड़ा हुआ है ताकि इसमें जो भी वेपर्स बने वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो मैं मेजर कर सकता हूं। नीचे लिक्विड स्टेट में वाटर है। जैसे ही मैं इस क्लोज कंटेनर में वाटर को लेता हूं उसी वक्त वाटर क्या स्टार्ट कर देता है, वाटर वेपोराइज होना स्टार्ट कर देता है। तो H2O लिक्विड से H2O वेपर का बनना ये एक तरह की फॉरवर्ड रिएक्शन है और इसे हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। आप लोग देख पा रहे हैं मैंने लिक्विड को जो वेपोराइज किया है, अपवर्ड एरो ये किसको शो कर रहा है, ये वेपोराइजेशन को शो कर रहा है, ऊपर जाने वाला एरो। यानी कि लिक्विड से क्या बन रहा है, वेपर बन रही है। कुछ समय बाद वेपर तो काफी ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, वो क्या करेंगी, वो आपस में कोलाइड करेंगी और लिक्विड की फॉर्म में वापस इसको बना देंगी। इस बैकवर्ड रिएक्शन को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो आप यहाँ इस रिप्रेजेंटेशन से देख सकते हैं H2O लिक्विड से H2O वेपर में जाना ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये कौन सी प्रोसेस है, वेपोराइजेशन की। जब H2O वेपर्स वापस कंडेंस बैक होंगे H2O लिक्विड में, ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है इसको मैं क्या बोल रहा हूं, कंडेंसेशन बोल रहा हूं। अगर मैं थोड़े टाइम के बाद में ये चेक करूं कि बैरोमीटर के अंदर जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, तो बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट मुझे मिलेंगे। क्या, स्टार्टिंग में तो बैरोमीटर की रीडिंग कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वेपर होते ही नहीं है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे वेपर्स बनती जाएंगी वैसे वैसे क्या होगा, ये वेपर्स ना केवल लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर डालेंगी और इस आउटलेट के थ्रू ये इस लिक्विड की सरफेस पे भी प्रेशर डालेंगी और इस मरकरी की सरफेस पे जो भी वेपर प्रेशर डालेगी उस प्रेशर से मैं इस लिक्विड का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकता हूं। मान लीजिए इसने जितना प्रेशर भी यहां लगाया हुआ 0.5 एटीएम 0.6 एटीएम उतना ही प्रेशर ये मरकरी पे भी लगाएगी और बैरोमीटर के थ्रू मुझे पता लग जाएगा कि टाइम के साथ साथ प्रेशर की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जब लंबे टाइम के लिए इसको छोड़ दिया जाता है तो प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है। इसका पता इस बात से चलता है कि यहाँ पर लिक्विड का जो मरकरी का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाता है। जब भी मरकरी का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि ये जो वेपर्स हैं वो ना केवल लिक्विड की सरफेस पर जबकि मरकरी की सरफेस पर एक कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट कर रही होंगी। हालांकि उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाता है और जब ये कांस्टेंट हो जाता है हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो गई है। इसका मतलब जिस स्पीड से H2O लिक्विड H2O वेपर बना रहा था उसी स्पीड से H2O वेपर भी H2O लिक्विड बनाने लग जाती है। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट इज द स्टेट वेयर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की वो स्टेट, वो अवस्था जिस अवस्था में अग्र अभिक्रिया की दर पश्च अभिक्रिया की दर के समान हो जाती है उस अवस्था को साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम स्टेट कहा जाता है। इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बताता हूं। सपोज पानी की एक बहुत बड़ी टंकी है, उस टंकी में एक पाइप से पानी आ रहा है और दूसरे पाइप से पानी जा रहा है। अगर टंकी में पानी के आने और जाने की स्पीड बराबर होगी तो टंकी में वाटर का लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी कंटिन्यू चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी कंटिन्यू चल रही है, फिर भी नेट चेंज आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता। तो इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड दैट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल। आइए एक ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये वाला फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है तो नो डाउट मैं ग्राफ भी इसी कर लूंगा। बच्चों वाई एक्सिस पे मैंने रेट लिया है कि किस स्पीड से कंडेंसेशन या वेपोराइजेशन चल रहे हैं और एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम पीरियड लिया है। तो जहां तक वेपोराइजेशन का सवाल है, वेपोराइजेशन हमेशा एक फिक्स स्पीड से चलता है जो कि आपको फॉरवर्ड रिएक्शन के रूप में दिख रहा है। आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ साथ ये लाइन पैरेलल है,
यानी कि जिस स्पीड से वेपराइजेशन स्टार्ट होता है उसी स्पीड से लंबे टाइम तक ही चलता रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में कंडेंसेशन तो होता ही नहीं है क्योंकि वेपर से नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, कंडेंसेशन की स्पीड बढ़ती जाती है। मैंने बोला ये तो कांस्टेंट है। और अगर कंडेंसेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी या बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी तो किसी ना किसी टाइम पर वो इसको रीच कर लेगी, इधर मीट कर लेगी। तो जिस टाइम पीरियड पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट यानी कि वेपोराइजेशन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट यानी कि कंडेंसेशन की रेट बराबर हो जाएंगी, उस टाइम को या उस पर्टिकुलर टाइम को मैं बोलता हूं टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। यहां पर मैंने 3 टाइम शो किए हैं, T1, T2, T इक्विलिब्रियम। ना तो T1 पर ये दोनों बराबर हुए, देखो T2 पर भी ये बराबर नहीं हुए। जैसे ही दोनों बराबर हो गए, जितने भी टाइम पर ये बराबर हो गए, वो हम बोल देंगे कि इस टाइम पर इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो गई है। अब आप देख लीजिए दोनों की जगह एक ही लाइन बन चुकी है, यानी कि दोनों का जो रेट है वो क्या हो गया है, बराबर हो गया है। फॉरवर्ड रिएक्शन भी उसी स्पीड से चल रही है और बैकवर्ड रिएक्शन भी उसी स्पीड से चल रही है, यानी कि इसमें लेवल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, मैच कर जाएगा। ये तो बात हो गई प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर और ग्राफिकल ग्राउंड के ऊपर। जरा हम केमिस्ट्री भी डालें इसके अंदर। अगर मैं इसमें केमिस्ट्री डालता हूं तो मैं क्या लिखता हूं, इक्विलिब्रियम वो स्टेट है किसी भी रिएक्शन की जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट। अभी कुछ देर बाद में आपको इक्विलिब्रियम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफ्स की मैं बात करना चाहता हूं। इक्विलिब्रियम में आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है बच्चों। नंबर 1, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, एंड नंबर 2, द कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि साम्यावस्था पर अगर वह अभिक्रियाओं की दरें तो बराबर हो जाती हैं और अभिकारकों व उत्पादों की जो सांद्रताएं हैं, कंसंट्रेशंस हैं, वो कांस्टेंट हो जाती है। सपोज मैं एक इक्विलिब्रियम ले रहा हूं, R P, R रिएक्टेंट मान लो बच्चों और P मान लीजिए प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर बस 2 इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, दोनों रिएक्शंस के रेट बराबर और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो अगर मैं आपको बताऊं, पहले तो ये कर्व्स बताऊं, फिर मैं इसकी उस कर्व के ऊपर बात करूंगा। आप लोग देख पा रहे हैं सभी के सभी 6 कर्व में मैंने y एक्सिस में कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में और x एक्सिस पे लिया है टाइम पीरियड। अलग अलग टाइप की रिएक्शंस में, हालांकि मैं इनमें सबकी स्टोइकियोमेट्री अलग अलग ले रहा हूं, x और y ले लेता हूं एक बार। ये क्या होते हैं, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स होते हैं बच्चों, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है x और प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या है, y। तो अगर मैं अलग अलग रिएक्शंस में इन कर्व्स को स्टडी करूं तो इक्विलिब्रियम स्टेट के बहुत सारे कर्व्स बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस कर्व से इक्विलिब्रियम पता लग रहा है, इससे पता लग रहा है। एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट कर्व है, आपने सभी कर्व्स में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या कंसीडर करनी है कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस टाइम के साथ साथ कांस्टेंट हुई कि नहीं हुई। अगर कांस्टेंट हुई है तो इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो चुकी है, और जिस टाइम पर हुई है उसको मैंने टी इक्विलिब्रियम से इंडिकेट किए। आइए देखते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती जाती है, ये देखिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जिस टाइम पर ये दोनों घटना और बढ़ना बंद कर देगी, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाए टाइम के साथ साथ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ साथ क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसी वक्त मैं कह दूंगा इक्विलिब्रियम स्टेट स्टैब्लिश हो चुकी है। तो आप देखिए ये जो रेड लाइन मैंने लगाई है ये उस पॉइंट पे लगाई है दोनों रिएक्शंस के लिए जब दोनों के कंसंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे ही कांस्टेंट होंगे लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो किसी भी कर्व में अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है तो जिस टाइम पीरियड पर वो पैरेलल हो जाएंगे, किस एक्सिस के पैरेलल, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, मैं कह दूंगा इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, देखो दोनों पैरेलल हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि एक घटते 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 बहुत देर बाद पैरेलल हो, एक बढ़ते 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 बहुत देर बाद पैरेलल हो, पर जैसे वो पैरेलल हो जाएगा वैसे ही मैं क्या कहूंगा, इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो चुकी है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट पर T1 कह देता हूं, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं आई है। हालांकि दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो गई है, लेकिन मैंने क्या बोला, कंसंट्रेशन का कर्व आएगा तो हमें कांस्टेंट देखना है और रेट का कर्व आएगा तो मुझे इक्वल करना है। अगर रेट का कर्व आएगा तो मैंने इक्वल कर दिया दोनों को रेट, लेकिन कंसंट्रेशन का आएगा तो इक्वल भी हो सकती है
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टाइम के साथ साथ ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आना चाहिए, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज आना चाहिए। तो इस तरह की कर्व्स आपको दिखाई दे सकते हैं। कई बच्चों को लगता है कि सर ये तो रेट वाला ही कर्व बना दिया, नहीं, कंसंट्रेशन भी अगर कांस्टेंट हो, मान लीजिए किसी रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 मोल सिंपल लैंग्वेज में, और दोनों की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है, तो थोड़ी देर के बाद में ये 1 माइनस 0.2 और ये 0.2 हो गया। मतलब इसमें से 0.2 गए, उसके कितने बन गए 0.2, यानी कि अब इसके कितने बचे, इसके बचे 0.8 और इसके बने 0.2। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही इसमें से 0.5 चले जाएं तो इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी कितनी रहेगी बेटा 0.5, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या होगी 0.5, और जैसे ही ये 0.5 बने प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टेब्लिश हो जाए। तो क्या अब टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में 0.5 और कम होगा क्या? नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पर। क्या प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में ये 0.5 और बढ़ेगा क्या? नहीं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। तो 0.5 स्टे करेगा अगर लंबे टाइम तक, तो ये भी एक तरह से कंसंट्रेशन कांस्टेंट का ही तो केस है। इक्वल होना भी एक तरह से कांस्टेंट होना ही तो है। इसलिए ये वाला कर्व भी आप याद रखेंगे कि कंसंट्रेशन के केस में भी बराबर भी हो सकती हैं, बस वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। उस स्टेट को हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट बोल देंगे। ऐसे ही अगर स्टोइकियोमेट्री में ज्यादा डिफरेंस आता है, मान लीजिए रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट की कंपैरेटिवली, तो रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली, तो रिएक्टेंट बहुत फास्टली डिक्रीज होगा। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 1, तो ये 5 मोल जब जाएंगे तो उसका 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब ज्यादा स्पीड से रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है बनिस्बत प्रोडक्ट के बनने के। तो आपको इस तरह के अनसिमेट्रिकल की कर्व्स मिलते हैं। उधर वाला कर्व देखो, ये जस्ट अपोजिट है। इसमें इसका स्लोप बहुत ज्यादा है प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का स्लोप कम है, यानी कि ये 1:5 वाला केस हुआ। यानी कि अगर रिएक्टेंट का 1 मोल खर्च होगा तो प्रोडक्ट के 5 बनेंगे, 2 मोल खर्च होंगे तो 10 बनेंगे। तो ज्यादा स्पीड से कौन बन रहा है? प्रोडक्ट ज्यादा स्पीड से बन रहा है। तो उस केस में इस तरह के लास्ट के 2 कर्व की बात कर रहा हूं, इस तरह के अनसिमेट्रिकल कर्व्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कर्व देखने को मिल सकते हैं। बस 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। इक्विलिब्रियम स्टेट जब स्टैब्लिश हो जाती है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रेट बराबर हो जाते हैं, इक्वल, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशंस होती हैं वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में कि इक्विलिब्रियम स्टेट जब एस्टेब्लिश हो जाएगी, या इक्विलिब्रियम की अगर मैं नेचर की बात करूंगा तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपको आने चाहिए ड्यूरिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। आइए एक एक करके हम उसको देखते हैं। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करूं कि इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या क्या चीजें आपके माइंड में एकदम क्लियर होने चाहिए, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में, चाहे वो फिजिकल इक्विलिब्रियम हो चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, मेनली मैं केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, अगर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं, देखिए। तो मैं इसको हेडिंग देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। मैं इसको हेडिंग देता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों ना हम अपने शुरू के दोनों पॉइंट्स को सबसे ऊपर जगह दें, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या? एक तो इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दूसरी बात कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, लिखो या कांस्टेंट लिखूं? कांस्टेंट, बिकम्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स तो सब पे भारी हैं। अगर आपने 2 भी पढ़ लिए तो आपके मेन काम हो गया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मिक्सचर की या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है वो भी कांस्टेंट हो जाएगी। उन सभी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं बेटे मीजरेबल प्रॉपर्टीज। मीजरेबल प्रॉपर्टीज, मापे जाने वाले गुणधर्म। तो उस मिक्सचर की जितनी भी मीजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन इटसेल्फ, जैसे कि प्रेशर, जैसे कि मिक्सचर की डेंसिटी, या
अगर कोई कलर्ड इन्वॉल्व है, कलर सब्सटेंस इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट कलर या प्रोडक्ट कलर या दोनों कलर, तो उस कलर की जो इंटेंसिटी होती है, उस कलर की जो इंटेंसिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा क्या क्या कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, प्रेशर अगर गैसेज हैं तो कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पर, कलर की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, जिसमें मेरा रिएक्टेंट तो रेड कलर का है एग्जांपल के तौर पर, और मेरा प्रोडक्ट किस कलर का बेटा, येलो कलर का है। आपको पता है इक्विलिब्रियम पर ये भी अवेलेबल होगा और ये भी अवेलेबल होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ना तो रिएक्टेंट पूरी तरह खत्म हो सकता, ना प्रोडक्ट खत्म हो सकता। तो क्या मैं कह सकता हूं, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का ऑरेंज कलर आपको इक्विलिब्रियम के टाइम दिखाई देगा, एक पर्टिकुलर इंटेंसिटी का ऑरेंज कलर। कई बच्चों को इंटेंसिटी का मतलब नहीं पता होता। इंटेंसिटी का मतलब होता है उस कलर का टाइप। जैसे मान लो ऑरेंज कलर दो टाइप का बोल रहा हूं, एक तो रेडिश ऑरेंज हो सकता है, एक येलोइश ऑरेंज हो सकता है। मतलब समझ में आ गया, ये ऑरेंज कलर में अगर रेड कंटेंट ज्यादा है तो रेडिश ऑरेंज बोलते हैं उसको, और येलो कंटेंट ज्यादा है तो उसको येलोइश ऑरेंज बोलते हैं। जैसा भी ऑरेंज हो, अगर वो एक बार एस्टेब्लिश हो चुका है तो वो टाइम के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। ये सब होती है मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जो कि मेनली कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। और अगर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है तो सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन, गैस के प्रेशर, इंटेंसिटी ऑफ कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं। आइए चौथी इंपॉर्टेंट बात देखते हैं, इक्विलिब्रियम को किसी भी डायरेक्शन से अटेन किया जा सकता है बेटे। इट कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। आप रिएक्टेंट का जो भी केमिकल है उसको लेके भी रिएक्टेंट डबल एरो प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हो, और प्रोडक्ट का जो केमिकल है उसको भी क्लोज कंटेनर में लेके प्रोडक्ट डबल एरो रिएक्टेंट का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर सकते हो। यानी कि अगर मैं वाटर वेपर्स लेके बैठ जाऊं, उसको प्रेशर डालूं, तो भी वाटर वेपर लिक्विड वाटर का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। और अगर मैं खाली वाटर लिक्विड लेके बैठता हूं तो भी लिक्विड वाटर और वेपर वाटर का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। यानी कि रिएक्टेंट साइड से भी अटेन हो सकता है और प्रोडक्ट साइड से भी अटेन हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5, ये बहुत जगह एनसीईआरटी ने तो बहुत बार इसका जिक्र किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। बेटे डायनेमिक का ऑपोजिट वर्ड होता है स्टैटिक, और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलता हूं तो डायनेमिक का मतलब होता है चलता हुआ यानी कि मूवेबल, और स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ यानी कि स्टॉप्ड। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इक्विलिब्रियम के कारण बाकी सब प्रॉपर्टीज रुकी हुई हैं यानी कि कांस्टेंट है, लेकिन इक्विलिब्रियम खुद रुका हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता है स्टिल फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन बोथ आर गोइंग ऑन। इक्विलिब्रियम के टाइम पर भी ऐसा नहीं कि फॉरवर्ड रिएक्शन भी बंद हो गई है और बैकवर्ड रिएक्शन भी बंद हो गई है, दोनों रिएक्शन चल रही हैं। पर क्योंकि दोनों रिएक्शन की स्पीड बराबर हो गई है तो आपको नेट चेंज देखने को नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्शन रुक जाती है, रुकती नहीं है, चलती रहती है, लेकिन आपको नेट रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने भी आपको बोला कि टंकी में एक पाइप से पानी आ रहा है, एक पाइप से पानी जा रहा है, फिर भी टंकी में पानी का लेवल कांस्टेंट है जो भी है। ऐसा एक और केस में भी हो सकता था कि टंकी में ना तो पानी आ रहा होता किसी पाइप से और ना ही पानी जा रहा होता, तो उस कंडीशन को मैं बोलता स्टैटिक, कि कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर पानी आ भी रहा है और पानी जा भी रहा है तो यानी कि मूवमेंट तो है, लेकिन नेट चेंज आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेट चेंज आपको दिखाई दे रहा है जीरो। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हो, अगर आप 15 सेंटीमीटर प्लस एक्स में गए और फिर आप माइनस एक्सिस में 15 सेंटीमीटर चले गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब नहीं है कि आपने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की, डिस्टेंस तो आपने 30 की ट्रेवल कर दी, पर लेकिन नेट चेंज आपको कुछ भी देखने को नहीं मिला। बिल्कुल वैसे ही इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ये स्टैटिक नहीं होता। आइए, और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, कैटलिस्ट कैन रिड्यूस टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट कैन रिड्यूस टाइम टू अटेन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट डालने पर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों की स्पीड बढ़ जाती है। तो जो इक्विलिब्रियम आपका सपोज 1 घंटे में आना चाहिए था, वो इक्विलिब्रियम आपका सपोज 30 मिनट में आ जाएगा।
यानी कि वैसे तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम की नेचर में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि कैटलिस्ट डाल देने पर जो इक्विलिब्रियम ज्यादा टाइम ले रहा था एस्टेब्लिश होने में, वो इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टेब्लिश हो जाएगा। वो मैंने इस कर्व से शो किया। तो आप देखिए एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये रेट है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है ब्लैक वाला बेटा, ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है। तो मैंने पहला लिखा विदाउट कैटलिस्ट, ये वाली लाइन है। तो विदाउट कैटलिस्ट देखो फॉरवर्ड रिएक्शन रेट घट रहा था और बैकवर्ड रिएक्शन रेट बढ़ रहा था, और इस पॉइंट पर आके दोनों बराबर हो गए। मैंने बोला था रेट इक्वल हो जाते हैं, तो जिस टाइम पर इक्वल हो गए इसको मैंने बोल दिया टी इक्विलिब्रियम 1। यानी कि विदाउट कैटलिस्ट कितने टाइम पर एस्टेब्लिश हुआ, टी इक्विलिब्रियम 1 पे एस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने अलग मतलब नया एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, कैटलिस्ट लेके स्टार्ट किया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घट रहा है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट घट रहा है, लेकिन इस बार जो मीटिंग पॉइंट है इनका जल्दी आ गया। पहले लेट आया था इनका मीटिंग पॉइंट, अब इनका मीटिंग पॉइंट जल्दी आ गया। तो साफ दिखाई दे रहा है टी इक्विलिब्रियम 1 इज ग्रेटर देन टी इक्विलिब्रियम 2। यानी कि विदाउट कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने में ज्यादा टाइम लगता है, और कैटलिस्ट ले लिया जाए तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, इसलिए इक्विलिब्रियम जल्दी स्टैब्लिश हो जाता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर 1, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, इक्वल जरूर लिखना है, दोनों रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं। नंबर 2, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, और जितने भी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, चाहे वो प्रेशर ऑफ गैस हो, चाहे वो डेंसिटी हो, ये सब प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, जिनको हम मेजरेबल प्रॉपर्टीज कहते हैं। फिर मैंने बोला इसको आप किसी भी डायरेक्शन से अटेंड कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि ये डायनेमिक होता है नेचर में, और लास्ट में कैटलिस्ट डालने पर एक केवल इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आता है, लेकिन और कोई चेंज ये इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं कर सकता। इट इज ऑल अबाउट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, properties of equilibrium and various types of curves based on chemical equilibrium. Thank you so much.